प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? क्या हालचाल? सब बढ़िया? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों के? सब मज़े में बिल्कुल। सो वेलकम बैक टू द जुनून बैच। हम लोग कर रहे थे अपना टॉपिक डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को मिलाना इज कॉल्ड सिंपली डाइल्यूशन। तो एक लाइन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। क्लियर। अब डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या फर्क पड़ जाएगा उसको हम लोग देखेंगे, और उससे रिगार्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग करने जा रहे हैं डिराइव, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हमने बोला ये है अपना सॉल्यूशन 1, ओरिजिनल सॉल्यूशन। मान लो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। मुझे बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला मोल अपॉन वॉल्यूम होता था। सो मोल विल बी इक्वल टू व्हाट? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां इस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम आपसे पूछें तो डेफिनेटली यू विल से इट इज m1 v1। यस और नो? ओके। अब हमने बोला इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया बिकॉज वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मान लो जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है दैट इज v2, और हम क्या बोल रहे हैं कि सर मोलरिटी तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम भी इसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। मान लो जो चेंज हो गया मोलरिटी दैट इज m2। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? अगेन यू विल कॉल व्हाट? m2v2। यही ना? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ क्या इस प्रोसेस में हमने सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट बाहर से डाला? नहीं। क्या उसमें से कोई सॉल्यूट निकाला? नहीं। क्या सॉल्यूट के मोल के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, अगर ऐसा है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन must be equal to number of moles of solute after dilution. Before dilution value है m1 v1, after dilution m2 v2। क्लियर? कोई दिक्कत? एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्या मतलब? व्हाट इज m1? m1 is molarity of solution before dilution. What is v1? चलो m2 ही लिख दे। What is m2? Molarity of solution after dilution. What is v1? v1 is volume of solution before dilution. What is v2? v2 is volume of solution after dilution. समझ मारी बात? मान लो ये था 1 लीटर, ये हो गया 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। पानी कितना ऐड किए? तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब क्या? v2 माइनस v1। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर? तो इसी फॉर्मूला को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डाइल्यूशन। इन 4 चीज में से तुमसे 3 दिया जाएगा और चौथा पूछ लेगा। क्लियर? तो इस सवाल को बनाने का मेथड क्या है? ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। मान लो हमने आपसे कहा, क्या कहा? इसी सवाल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 मोलर एंड लेट द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन वाज 1 लीटर। यहां हमने पानी ऐड किया। क्या ऐड किया? पानी। कितना? 4 लीटर। बताओ मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन क्या है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 1 लीटर था 4 लीटर ऐड किया, ये कितना बन गया? बोलेंगे सर 5 लीटर। कितना हो गया? 5 लीटर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
m1 की जगह 0.1, v1 की जगह 1 इज इक्वल टू m2 की जगह निकालना है v2 की जगह 5. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m2? 0.1 अपॉन 5, सो इट बिकम्स 0.02 आंसर. कोई तकलीफ? दिस इज मोल पर लीटर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर? इस तरीके के प्रॉब्लम में ऐसे हम लोग कर लेंगे डील. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे सॉल्व करेंगे. क्या? लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस. डन? ओके. अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मान लो मैं एक सवाल क्रिएट करता हूं. लिखो एक सवाल लिखो. ए डेसीमोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय. ए डेसीमोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय. देखो समझना, दो लैंग्वेज को पकड़ना. ये मैंने बोला 1 लीटर था और डेसीमोलर था, मतलब m/10. एक बार कहेगा इट इज डाइल्यूटेड बाय 4 लीटर, और एक बार बोलेगा इट इज डाइल्यूटेड टू 4 लीटर. समझना, लैंग्वेज को देखो, दोनों का अलग अलग मतलब है. क्या मतलब है सर? तो जब बोला डाइल्यूटेड बाय, मतलब डाइल्यूट किया गया 4 लीटर से, इसका मतलब पहले क्या था? 1 लीटर. तो अब क्या, बाहर से तुम 4 लीटर ऐड किए तो V2 क्या? 5 लीटर. 1 + 4. और जब बोले डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूट करके पहुंचाया गया कहां तक? 4 लीटर तक. देन योर V2 इज 4 लीटर. समझ में आ रहा है? अब सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? या तो तुमसे पूछेगा m2, वो तो m1 है, या तुमसे पूछेगा m2, या पूछेगा, क्या पूछ सकता है? मान लो मैं सवाल क्रिएट करता हूं. पहला कैलकुलेट, क्या सवाल हो सकता है? एक ही में कर रहा हूं मैं. कैलकुलेट, पहला सवाल. मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मतलब m2. दूसरा सवाल, चेंज इन मोलरिटी, मतलब डेल्टा m. तीसरा, कैलकुलेट रिलेटिव चेंज इन मोलरिटी. ओके. चौथा, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन मोलरिटी. ये 4 डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं. समझ लीजिएगा एक ही में क्या हो रहा है. मान लो तुमसे बोला डाइल्यूटेड बाय, तो ये हो गया फाइनल. ठीक, हमें हर हाल में क्या करना है? m2 निकालना. चलिए यहां निकाल लेंगे m2. तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? m2 इज इक्वल टू m1 v1 डिवाइडेड बाय v2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? दैट इज 1/10, मतलब 0.1. v1 1, v2 5, वैल्यू 0.02. मिल गया, m2 मिल गया. ओके. यहां अगर हम पूछे तुमसे m2 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज m2? अगेन द सेम फॉर्मूला, m1 v1 अपॉन v2, वैल्यू क्या बोलोगे? m1, फिर से 0.1, v1 1 डिवाइडेड बाय 4. कितना हो जाएगा बोल? 0.025. कोई दिक्कत? 0.025. पक्का ना? हाँ, ठीक. मोल पर लीटर. अगर m2 बोलता, उसका m2 ये है, इसका m2 ये है. क्लियर? पहले तो तुम m2 निकालना सीख लिए. फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी सीख गए. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालेंगे सीख गए. अब ये सीख गए तो एक्सटेंडेड सवाल चाहे तुम वहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात तो एक ही है. वहां लगाओगे तो भी निकल जाएगा, यहां लगाओगे तो भी निकल जाएगा. क्लियर? तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में काम कर लेंगे, बाकी दूसरा वाला तुम खुद ही कर लेना. चलो मान लो हमने ये किया, और अब बोला गया, क्या बोला गया? अब आपसे यहां दूसरा सवाल बोला गया. पहला तो हो गया. दूसरा बोला, क्या बोल रहा है दूसरा? फाइंड आउट चेंज इन मोलरिटी. वहां से लेकर के यहां तक चेंज, जब भी चेंज पूछा जाए, ऑलवेज चेंज इज रिटन एज डेल्टा. और डेल्टा का मतलब हमेशा से होता है m फाइनल माइनस m इनिशियल. तो क्या है फाइनल? तो बोलेंगे m2, और इनिशियल क्या है? तो m1. m2 क्या है? ये वैल्यू है. क्या? 0.025. और इनिशियल क्या बेटा? 0.100. बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है.
आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी है तो क्या लिखोगे, चलो घटा तो ऐसे रहे 0.100 और 0.025, ये 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना है 9, 9 में से 2 गया 7, और ये 0 पॉइंट इतना, बट नेगेटिव साइन बड़ा के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी -0.075। देखो ध्यान से, क्या है ये माइनस, ये माइनस किसकी है, डेल्टा एम की वैल्यू। जब भी चेंज नेगेटिव होता है उस नेगेटिव चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नेगेटिव चेंज को क्या बोलते हैं, डिक्रीज। एक्सेलरेशन क्या था, इंक्रीज, द चेंज इन वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, तो क्या बोले तुम वेलोसिटी को, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन। यस और नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब रफ्तार बढ़ती है एक्सेलरेशन, और वही रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, तब तुम क्या बोले, वहां भी वेलोसिटी चेंज होती है बट द चेंज वाज नेगेटिव। जब मैग्नीट्यूड घट रहा हो तो यहां क्या बोल रहे हैं, जब भी मैग्नीट्यूड घटेगा तो बोलेंगे डिक्रीज, बढ़ता इंक्रीज। पक्का यहां के घटना ही घटना। वाई सर, बिकॉज सर मोलरिटी वाज n/v, और अगर ये कांस्टेंट है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी तो घटना था ही, और घटा, प्रूफ भी हुआ। क्लियर, तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज चेंज कितना माइनस, और यही बोले डिक्रीज बोलता, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, डिक्रीज ऑलरेडी बोल दिया माइनस। व्हाट इज डिक्रीज, डिक्रीज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज। क्लियर, तो बोले चेंज इन मोलरिटी, आंसर इज -0.075, यही समझो। और अगर बोलता डिक्रीज इन मोलरिटी, तब क्या बोलते, तब सिर्फ लगाते 0.075। वाई सर क्यों नेगेटिव नहीं लगाया, अरे नेगेटिव के लिए तो पहले बोल दिया डिक्रीज। क्लियर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समझना आपको, कोई दिक्कत, ठीक। तो दूसरा सवाल तो यही सॉल्व हो गया। तीसरा, रिलेटिव का मतलब क्या होता, जो चेंज आया अपॉन इनिशियल, जो चेंज आया अपॉन इनिशियल, मतलब कितने में, तो क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव चेंज, तब क्या बोलोगे, डेल्टा एम अपॉन m1 या m इनिशियल, जो बोलो कितना है, डेल्टा -0.075 डिवाइडेड बाय क्या, m1 कितना था 0.1, यही ना, बोलिए यही ना, तो वैल्यू कितनी आई, तो क्या बोलेंगे -0.75, ये है वैल्यू -0.75। ये सर नो, फिर क्या बोल रहे चेंज, अगर बोले रिलेटिव डिक्रीज तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। अच्छा, अगर यही बोलता चौथा सवाल, क्या बोलता, सर परसेंटेज चेंज इन मोलरिटी बताओ, तब क्या बोल देते, रिलेटिव चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या बोल देते, डेल्टा एम अपॉन एम इनिशियल इंटू 100 बराबर क्या हो जाता है, बोल वहां से क्या हो जाता 75%, और यहां क्या लगा दे तो माइनस, मतलब क्या 75% घट गया। व्हाट दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज, दिस शोज देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितना घट गया, 75% घट गया। क्लियर, कितनी बात समझ में आ रही है। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन से इससे ज्यादा बाहर डोमेन सवाल नहीं पूछेगा। क्लियर, इतना काफी है। चलो बेटा, सो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। अभी तो डाइल्यूट किए तुम सॉल्यूशन को, अब बोल रहे हैं इंटरमिक्सिंग, मतलब अभी तो तुम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाए, अब हम बोल रहे हैं दो सॉल्यूशन को ही आपस में मिला दें, तब क्या होगा, दो सॉल्यूशन को ही आपस में मिला दें, तब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। से मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है और तीसरा सॉल्यूशन आपने बना दिया। ओके, मान लो इसका मोलरिटी m1 और वॉल्यूम v1, इसका मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2। इसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना बेटा, v3 इजिकल टू v1 प्लस v2, ये तो होगा, ये वॉल्यूम इज एडिटिव प्रॉपर्टी। यस सर नो। अब क्या बचा इसका मोलरिटी, दैट विल बी m3। कोई तकलीफ, बोलेंगे नो सर। अच्छा आगे सुनो, अब क्या बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहां जो मोल है सॉल्यूट का वो क्या है, बोलेंगे n1, वो कितना है, बोलेंगे m1 v1। अच्छा, यहां जो मोल है सॉल्यूट का n2, वो क्या है, बोलेंगे m2 v2। अच्छा, यहां जो मोल होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे n3, दैट विल बी क्या, m3 v3। अच्छा मुझे बताओ जब इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया तब क्या होना है, तब बोलेंगे दोनों सॉल्यूट आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अगर वो रिएक्टिंग हुए, एसिड और बेस हुए तो घट जाएंगे, और एसिड हुए तो जुड़ जाएंगे। अरे HCl हुआ जुड़ जाएगा, HCl और NaOH हुआ तो आपस में रिएक्ट करके दोनों खत्म हो सकता है या कोई एक बच सकता है। ये सर नो
क्लियर? तो हम क्या ले रहे हैं अभी? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। अगर ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, तब उसके लिए लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग की हम कर रहे हैं बात। लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। जब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो सारे सॉल्यूट एक साथ जुड़ जाएंगे। तो तुम क्या बोलोगे? बोलो N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू N3। बोलेंगे यस सर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 सर? N1 की वैल्यू क्या है? बोलेंगे M1 V1। अच्छा, N2 की वैल्यू क्या है? M2 V2। N3 की वैल्यू क्या है? M3 V3। एंड डेफिनेटली V3 इज व्हाट? V1 प्लस V2। मुझे बता M3 का फॉर्मूला क्या निकला? बोलेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V3 एंड V3 इज नथिंग बट V1 प्लस V2। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। यहीं पे अगर मैं रिएक्टिंग होता तो एक दूसरे को खत्म करता तो फिर पता करते कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। कहां से पता करते? तुम इक्विवेलेंट से। यहां इस्तेमाल आएगा कौन? इक्विवेलेंट। जिसका इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कम पड़ गया वो खत्म। यस और नो? वो खत्म, और जो बच गया उसको बोलेंगे एक्सेसिव रिएजेंट। यस और नो? अभी हम कर देंगे। अभी तो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, अभी रिएक्टिंग भी ले लेंगे। क्लियर? चलो, तो यहां से निकाल दोगे तुम सीधा सीधा? बोलो, निकाल दोगे ना? क्लियर? तो ये आया फाइनल। आपसे क्या बोलेगा? ये डेसीमोलर 100 ml, ये सेंटीमोलर 200 ml, वो वाला सॉल्यूशन का मोलरिटी बताओ। ये लगा दो फॉर्मूला, गेट द आंसर। क्लियर? अब देख, यहां से यहीं से इसी फॉर्मूला से दो और शॉर्टकट तैयार कर लेंगे। कैसे? वो देख लो जरा, वो देख लो। पहला केस, मान लो जरा देखो इसको, कि अगर माना कि ये सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के बारे में बात हो रही है, कि अगर इफ केस 1 इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, मान लो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, 100 ml 100 ml 200 ml 200 ml 500 ml 500 ml, जो भी हो। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे? M3 विल बिकम इक्वल टू क्या? M1 प्लस M2, और दोनों में कॉमन क्या है? V को निकाल दो तुम बाहर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? V प्लस V बराबर 2V खत्म। सो M3 विल बिकम इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या? मतलब यूं कि साहब ये वाला जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी इन दोनों की मोलैरिटी की क्या हो जाएगी? इन दोनों की मोलैरिटी की क्या हो जाएगी? मीन हो जाएगी, एवरेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों का क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। अरे सोच के देख, ये एक गिलास पानी है और इसमें भी एक गिलास पानी है। इसमें तुम मिलाए 1 चम्मच चीनी और इसमें मिलाए तुम 2 चम्मच चीनी। क्लियर? तो ये ज्यादा मीठा, ये कम मीठा। जब तुम उसको पियोगे तो क्या पता चलेगा? तो तुम बोलोगे सर उस वाले की जो मिठास है ना वो इससे तो ज्यादा है बट इससे कम है। ये कम ज्यादा के बीच में क्या आ गया? बोलेंगे बिकॉज दैट बिकम्स एवरेज। ये एवरेज कहां से आया? बोलेंगे इसका वॉल्यूम भी तो उसको कम कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट क्या बोलेंगे? रिलेटिव अमाउंट इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में घट रहा है। सो दैट बिकम्स क्या? दैट बिकम्स क्या? बोलो, वो क्या कर देता है? दैट इज कॉल्ड क्या? एवरेज। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? मान लो एक चाय बनाई तुमने, उसकी फीकी हो गई और एक चाय मीठी हो गई और हद से ज्यादा मीठी हो गई। दोनों को मिला दो, दोनों नॉर्मल हो गया। यस और नो? ओके, ठीक। अगली बात कर। अगर क्या बोल रहे? अभी तो बोला क्या? वॉल्यूम बराबर होता तब क्या? अगर बोल रहे मोलरिटी बराबर होता तब क्या? इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तब क्या? इस फॉर्मूले से लगा। M3 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी M वो भी M, तो M इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बेटा ये दोनों कैंसिल तो बराबर क्या हो गया? MK। इसका मतलब क्या? M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3। क्लियर? तीनों का तीनों क्या हो गया? बराबर। तीनों का तीनों क्या हो गया? बराबर। क्या कहने का मतलब? ध्यान से सुनो। अगर इसकी मोलरिटी और इसकी मोलरिटी बराबर है तो इन दोनों का वॉल्यूम कुछ भी हो उसका मोलरिटी सेम हो जाएगा। क्यों सर? अरे ध्यान से सुन, तुम लाए बाजार से कोल्ड ड्रिंक 2.5 लीटर वाला, 2 लीटर वाला, फैमिली पैक, पार्टी पैक, एक को निकाल के दिए कप में, दूसरे को निकाल के दिए ग्लास में, और कप वाला भी और ग्लास वाला भी दोनों को डाल दो तुम जग में और जग लगाना शुरू कर दो मुंह में।
पीना शुरू कर दो। तो जो तुम पी रहे हो अब जग से, वो किसके बराबर मीठा है, ग्लास के या कप के? तो बोलेगा सर दोनों तो बराबर ही है ना, कोल्ड ड्रिंक ही है तो है। तो यही बात कर रहे हैं, क्यों बराबर है? बिकॉज मोलरिटी सेम है, मोलरिटी सेम है। क्या सेम है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है। अगर रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम हो गया, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम हो गया, तो मिठास का बराबर होना लाजिम है। चाहे तो बोतल में मुंह लगा ले, चाहे जग में मुंह लगा ले, चाहे ग्लास में मुंह लगा ले, चाहे कप में मुंह लगा ले, अरे क्या फर्क पड़ता है, मिठास तो वही है। यस और नो? क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, अगर दो सॉल्यूशन की मोलरिटी बराबर है, देन व्हाट एवर बी इट्स वॉल्यूम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मोलरिटी मस्ट बी सेम। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही बात? खैर, तो दिस वाज द सेकंड केस, क्या कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी बराबर है बट वॉल्यूम बराबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, इन दोनों के बराबर होगी। और दूसरी बात क्या बोला, अगर इसका वॉल्यूम बराबर है, मोलरिटी बराबर नहीं है, तो उसकी जो मोलरिटी इन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज या मीन। जो बोला अभी मैंने, क्या बोला कि एक फीकी चाय, दूसरी मतलब कम मीठी चाय, एक ज्यादा मीठी चाय, दोनों को मिला दो तो एवरेज क्या मिलेगा, न्यूट्रल, मतलब इंटरमीडिएट, इससे ज्यादा मीठा, उससे कम मीठा। क्लियर? समझ में आ रही बात? खैर, so this was all about लॉ ऑफ इंटर मिक्सिंग। आपको न्यूमेरिकल क्या देगा, आपको न्यूमेरिकल ये देगा, सर इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, वॉल्यूम इतना है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, वॉल्यूम इतना है, बताओ उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। सो वी कैन इजीली हैंडल यूजिंग दिस फॉर्मूला। यस और नो? यस और नो? तो ये बात किसके लिए, ये बात किसके लिए, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए। वहां एड अप हो गया, और अभी ले लेंगे रिएक्टिंग मिक्सचर, जहां एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो एक दूसरे को कम करेगा, खत्म करेगा, तो वहां आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। वहां निकालेंगे जिसका इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ज्यादा, दैट विल बी एक्सेसिव, जिसका इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कम, दैट विल बी लिमिटिंग। लिमिटिंग वाला हो जाएगा खत्म, एक्सेसिंग वाला जाएगा बच। क्लियर? आगे लिखो, आगे लिखो, सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। मान लो तुम्हारे पास अब सॉल्यूशन दो है, और दो में एक है HCl और दूसरे में क्या है, NaOH। मान लीजिए लेट वी हैव टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन ऐसे है क्या कि एक में क्या है HCl और दूसरे में क्या है NaOH। मुझे बता, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ना तीसरा सॉल्यूशन। तो अब क्या चांस है, चांस ये है कि अगर ये बच गया तो HCl बचेगा, और ये बच गया तो NaOH बचेगा। और एक बात की तो फिक्स गारंटी है, NaCl तो बनना ही बनना है, NaCl तो बनना ही बनना है। क्यों सर? क्यों सर? बिकॉज सर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन तो फिक्स है, क्या, HCl प्लस क्या, NaOH गिविंग क्या, NaCl, और प्लस क्या, H2O। सर पानी क्यों नहीं लिखे? अरे पानी का तो सॉल्यूशन ही है एक्वस, तो पानी तो है ही। ये सर नो? क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो NaCl का बनना तो तय है, तो इसका मतलब NaCl तो होगा ही होगा। क्लियर? अब ध्यान से कि अगर इन दोनों में से कोई खत्म हो गया तो वो चला जाएगा, इन दोनों में से कोई खत्म हो गया तो वो चला जाएगा। अगर एक है तो दूसरा नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं है कि दोनों एक साथ रह जाए। यस सर नो? क्लियर है? एक को खत्म होना पड़ेगा अगर अपने रिएक्शन को कंप्लीट होने दिया तो। क्लियर? और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है तो मिलाओगे खत्म। Acid base reactions, precipitation reactions are one of the fastest reaction. Clear? माइक्रोसेकंड में कंप्लीट। खैर, कहने का मतलब क्या है, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो मोल का मामला कुछ भी हो, हम इक्विवेलेंट जानते हैं। अभी तो हम लोगों ने Z फैक्टर दोनों का बराबर ले लिया, तो मोल भी बराबर आएगा। अगर हम ये ले लें H2SO4, ये ले लें NaOH, तब मोल का वैल्यू बराबर नहीं होगा। क्लियर? बट इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। क्लियर? 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 तो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। समझो, अगर इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तब जो कम वो लिमिटिंग रिएजेंट, HCl विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। और फाइनल सॉल्यूशन में फिर क्या बचेगा, बोलेंगे NaOH और प्लस NaCl। गॉट द पॉइंट? यस सर, ओके। बट इफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तब क्या बोलेंगे सर? तब क्या बोलेंगे, देन NaOH विल बी
विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, और तब उस सॉल्यूशन में क्या बचेगा, तब बोलेंगे उसमें बचेगा HCl और प्लस NaCl। क्यों? NaCl तो बनना ही है, वो तो प्रोडक्ट है। खत्म कौन हो गया? खत्म हो गया NaOH, जो खत्म हो गया वो होगा ही नहीं उस सॉल्यूशन में। समझ मारी बात? समझ मारी बात? इसका मतलब जो वहां बचा है वो बचने वाला कौन होगा? एक्सेसिव रिएजेंट, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ equivalent of excessive reagent initially taken minus number of equivalent of limiting reagent initially taken, and this one excessive reagent का equivalent in the final solution। समझ मारी बात? ये कितना बचा? जितना इसमें से घट गया, मान लो ये 5 इक्विवेलेंट, ये 4 इक्विवेलेंट, तो ये खत्म, ये एक बच गया। बोलिए सर नो? क्लियर? तो जो बचा है वो क्या है? जितना था ज्यादा वाला और जितना वाला था कम वाला, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बच गया। क्लियर? तो अभी तक जो हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा? बोलो क्या लिखा था? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अब यहां बोले तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। बचा हुआ कौन है? NaOH। तो तुम क्या बोलोगे उस सॉल्यूशन में क्या बोलोगे तुम? बोलो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू, क्या बोलोगे? लेफ्ट। ये बोलोगे ना लेफ्ट, तो क्या बोलोगे तुम? ये बोलोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH टेकन, यही ना बेटा, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या HCl टेकन। बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे सर, कोई दिक्कत? अब ध्यान से, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी से रिलेट करते थे? ऐसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यही तो मिली इक्विवेलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर ml है तो। व्हाटएवर, आपको जो मना वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ml भी अगर ml है, मिली इक्विवेलेंट बोल दो, वहां से वही आंसर है। सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हम इसी चीज को नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? ऐसा कैसा? बोलो कैसा? कि यहां क्या लिख दें? बोलो उस फाइनल सॉल्यूशन की क्या लिख देंगे हम? नॉर्मेलिटी इनटू क्या? वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इनटू क्या? वॉल्यूम। क्लियर? बराबर क्या? तो तुम क्या बोलोगे? यहां क्या? N1V1 माइनस N2V2, यही ना, इज इक्वल टू क्या? N3V3। तो N3 बराबर क्या? N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय क्या? V1 प्लस V2। वाई? V3 क्या है? V1 प्लस V2। वॉल्यूम में कोई चेंज? वॉल्यूम में क्या होगा? अरे वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान ले इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है, हमने बोला इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना बेटा, V1 प्लस V2। यस और नो? तो तुम क्या बोलोगे? क्या बचा इसमें? क्या बचा? तो बोल रहे NaOH बचा, तो तुम क्या बोलोगे? उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑफ क्या? NaOH विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो क्या बोलोगे तुम? N1 कौन है एक्सेस में कौन है? एक मिनट, एक्सेस में कौन है? NaOH, तभी तो NaOH बचा है। इसका मतलब क्या बोलोगे तुम? N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बोलोगे ना? जो एक्सेस है उसमें से घटाएंगे। यस और नो? अगर यहां बोला जाए तब आप क्या बोलोगे? कौन बचा? दूसरे वाले केस में कौन बचा? NaOH गया, मतलब क्या? HCl बचा। तो HCl का इक्विवेलेंट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या? इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन माइनस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ओरिजिनली टेकन। बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे सर, बोलिए, कोई दिक्कत? अब क्या बोल दोगे तुम? यही तो नॉर्मेलिटी बोलेंगे, इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम से कर देंगे डिवाइड यहां से, तो क्या मिल जाएगा? बोलो नॉर्मेलिटी ऑफ कौन बच गया? HCl। तो HCl की नॉर्मेलिटी तुमसे पूछ दे सॉल्यूशन में, तुम क्या बोलोगे? क्या था इसका नॉर्मेलिटी? पहले क्या था नॉर्मेलिटी? N1। तो क्या बोलेंगे? N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। खत्म। तरीका समझ में आ रहा है? पहले क्या किए थे? जोड़ दिए थे। अब क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। वाई घटा दे रहे हैं भाई साहब? क्यों घटा दे रहे हैं? बिकॉज हमें क्या पता है कि अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं सर। ये है तरीका किस चीज का, लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। क्लियर। तो जब भी आपसे पूछा जाए बताओ फाइनल सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो क्या करना है तुमको क्या करना है, तुम्हें निकालना है क्या, नॉर्मेलिटी। और क्या करना है, n1 v1 n2 v2 इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना, फाइनल सॉल्व करना। मान लो एक सवाल दिया हमने आपको एक सवाल दिया, पहले ये समझ में आया, इसको नोट करो। हमने दे रहा है एक सवाल, हम आपको दे रहे हैं, उसको जरा सॉल्व करो, तो उससे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में बातें हो रही है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई, अब जरा हम आपको बता रहे क्वेश्चन दे करके, जरा सॉल्व करिए उसको, तो बिल्कुल फटाफट क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो आपसे यूं कहा गया कि ये सॉल्यूशन था H2SO4 का और इसमें मिला दिया हमने NaOH, वेरी गुड, और इससे बना दिया सॉल्यूशन, इससे बना दिया सॉल्यूशन फाइनल। मान लो इसकी नॉर्मेलिटी 0.1, ठीक, इसका वॉल्यूम V1 100 ml, इसकी नॉर्मेलिटी 0.2 और इसका वॉल्यूम दैट इज ऐसा 100 ml ही ले लिया, ठीक। अब आपसे पूछा इस फाइनल सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी ऑफ HCl बता दो। अच्छा, अरे HCl तो है ही नहीं, सॉरी, H2SO4 बता दो, और नॉर्मेलिटी ऑफ क्या बेटा, NaOH बता दो। दोनों में से कोई एक तो होगा, वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ सबसे पहले कि जब इन दोनों को मिलाए हो तो 100 ml ये 100 ml ये, मैं यहां का वॉल्यूम V3 बराबर 200 ml लिख दूं, बिल्कुल लिख देंगे सर। अब कौन बचेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय इक्विवेलेंट। पहले मैं रिएक्शन से कर दे रहा हूं, फिर इक्विवेलेंट पे आ जाऊंगा। चलो रिएक्शन लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे, H2SO4 प्लस NaOH गिविंग यू Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, और यहां दो, देख क्या स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो बदल गया, यहां 1 और यहां 2, लेकिन हम क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट तो फिक्स होना है, जितना इक्विवेलेंट यहां उतना इक्विवेलेंट यहां। वाई सर यहां मोल कितना है 2, यहां मोल कितना 1, बट इक्विवेलेंट कितना है 2, वाई जेड फैक्टर 2 है, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट की बात करते हैं। क्लियर। तो तुम ये चेक कर लो इसका इक्विवेलेंट कितना या मिली इक्विवेलेंट कितना, जो करना है। मान लो हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या बोलोगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इक्विवेलेंट बोल रहे तो लीटर, तो नॉर्मेलिटी 0.1 और वॉल्यूम 0.1, तो बराबर 0.01, ये हुआ इक्विवेलेंट किसका, H2SO4 का। अच्छा, यहां बोल दे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये कितना, तब तुम क्या बोलोगे, तब बोलेंगे इसकी नॉर्मेलिटी 0.2, इसका वॉल्यूम 0.1, सो इट बिकम 0.02। क्लियर, यस सर। इसका इक्विवेलेंट इतना, इसका इक्विवेलेंट इतना, किसका ज्यादा, बोलेंगे सर इसका इक्विवेलेंट ज्यादा। जिसका इक्विवेलेंट ज्यादा है वही तो एक्सेस में, तो वही तो बचेगा, बिल्कुल। तो गया कौन, जो कम में है। कौन कम में है, H2SO4। बोलेंगे इस सॉल्यूशन में H2SO4 है ही नहीं बेटा, क्यों सर, खत्म हो गया, खत्म। कौन खत्म कर दिया उसको, बोलेंगे NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, डन। बचा कौन, NaOH। कैसे बोला था, जो बचा हुआ है उसका इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट कौन है, एक्सेसिव, NaOH इन द फाइनल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू इसका इनिशियल इक्विवेलेंट कितना 0.02 माइनस इसका इनिशियल इक्विवेलेंट 0.01, यही ना, इज इक्वल टू कितना, बोलो 0.01। ये बचा है इक्विवेलेंट। मतलब यहां पे NaOH का इक्विवेलेंट कितना बचा है, बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना बचा है NaOH का, तो बोलेंगे NaOH यहां बच गया अपने पास 0.01 इक्विवेलेंट। यस सर। अब बोला ना नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम। सो इक्विवेलेंट कितना लिखे हो 0.01, वॉल्यूम इन लीटर दैट इज 0.20, 200 बटा 1000, तो क्या हो जाएगा 0.20। वैल्यू कितना हो गया, सो वैल्यू बिकम्स 1/20 मतलब क्या 0.05 n। ये नॉर्मेलिटी है किसका, बचे हुए का, और जो खत्म हो गया वो गया। क्लियर। अच्छा, तुमसे ये भी पूछ सकता था, कुछ बचा है, बना है वहां, बिल्कुल बना है। कौन बना है, Na2SO4। और इक्विवेलेंट का लॉ क्या बोलता है,
जितना इक्विवेलेंट जाएगा उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। तो जाने वाला कौन था? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? H2SO4। कितना गया वो कितना गया? उसका कितना गया? 0.01। उसका बनेगा कितना? बोल। Na2SO4 का कितना बनेगा बेटा? Na2SO4 का कितना बनेगा? डेफिनेटली 0.01 ही बनेगा, 0.01 ही इक्विवेलेंट बनेगा। क्लियर? तो इसके लिए भी फाइनल वॉल्यूम क्या है? 200। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इन द फाइनल सॉल्यूशन, देन व्हाट विल यू से? सेम वैल्यू, दैट इज 0.05 नॉर्मल। आंसर ऐसे निकालते हैं। किसका? जब लॉ ऑफ इंटर मिक्सिंग करते हैं तो बचे हुए का और बने हुए का, खपे हुए का नहीं, वो तो खप गया, वो तो चला गया, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा। क्लियर? एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचेगा? जितना वो पहले था और दूसरा वाला था, उन दोनों का डिफरेंस। और जो बना है नया प्रोडक्ट लाइक सोडियम सल्फेट, वो कितना बनेगा? जितना लिमिटिंग रिएजेंट ओरिजिनली था उतना ही बनेगा। क्लियर? सो दिस वाज लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। क्लियर? तो जब एसिड बेस को आप मिलाओगे, एसिड बेस को, इसी को न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, इसी को एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? जब दोनों का आपस में रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन होने के बाद क्या चांस है कि फाइनल सॉल्यूशन या तो पूरा ही न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल कब होगा? जब एसिड और बेस दोनों खत्म हो गया। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में फुल डिटेल में। क्या ऐसा हो सकता है एसिड और बेस मिलाया आपने सॉल्ट बन गया, है ना? दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर एसिड ज्यादा था तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेस ज्यादा था तो बेसिक सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग पीएच का वैल्यू अदलेगा बदलेगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डाइल्यूशन एंड लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। आई होप इतना आपको जरूर क्लियर होगा। एक दो बार करके देखिएगा, पढ़ करके देखिएगा, नहीं समझ में आए रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो यहां हम अपना चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट करते हैं वाइंड अप। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने पिछले 7-8 लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ा, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा, परसेंटेज यील्ड पढ़ा, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ा, ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा, इक्विवेलेंट मास पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा, कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स पढ़े, पूरा मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। बस एक टॉपिक बचा अपना, क्या? रेडॉक्स। वो कब पढ़ेंगे? जब जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले। क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट यहां होता है खत्म। कल है आपका टेस्ट, कल है संडे, तो यहां तक टेस्ट में यहां तक की बात पूछी जाएगी। सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। आज के आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और कल इंशाल्लाह अच्छे से परफॉर्म करना है। कल शाम में टेस्ट होगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज आराम से अपना लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए और कल सुकून से एक बार रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से परफॉर्म करिए। नो डाउट हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, बट क्रैश कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ओरिजिनल क्लास वाली फीलिंग आए। वाई? बिकॉज अपने पास 4 महीना और 4 महीना का वक्त बहुत ज्यादा होता है। आप समझ करके देखिए, अगर आपने 4 महीना भी एफिशिएंटली 12-15 घंटा पढ़ दिया तो दैट विल बी मोर देन इनफ। वाई? बिकॉज पहले से भी तो कुछ ना कुछ माइंडसेट बना ही हुआ है। 2 साल आपने पढ़ाई कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो अभी अगर आपने 4 महीना अभी से भी 4 महीना अगर ढंग से पढ़ दिया तो अभी भी सिलेक्शन मुमकिन है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? वी मस्ट बी कंसिस्टेंट। हमें भी और आपको भी, दोनों को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हो अब तो काम खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डेली के डेली रिफ्रेशमेंट होना है, डेली के डेली पढ़ाई करना है। संडे को सिर्फ टेस्ट होगा, संडे को जितना मन है सो जाओ। क्लियर? टेस्ट दो, सो जाओ। मंडे से पढ़ाई फिर चालू करो। क्लियर? एक दिन का ब्रेक भी है, मतलब टेस्ट है प्लस ब्रेक है। ठीक, 6 दिन जम के पूरी कोशिश करके, पूरी ताकत झोंक के मेहनत झोंक देना है ना? तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग कामयाब होंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे मंडे को अगले टॉपिक में। एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे। तो जल्दी से बेटा, जल्दी से रिदम में आ जाना है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, लेक्चर्स का लेंथ थोड़ा बढ़ाएंगे। बिकॉज छोटे छोटे लेक्चर्स अपना काम चलने वाला नहीं है। हमने आपको सिर्फ रिदम में लाने के लिए छोटे छोटे लेक्चर अभी तक दिए थे। तो धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। मान लो 40 का था तो 45, 45 का था तो 50, 50 का था तो 55, 55 का था तो 1 घंटा, ऐसे लेक्चर्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोर्स भी करना है खत्म। ठीक, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।